नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। राज्य सरकार में पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की जान लेने की घटना को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां बाबा सिद्दीकी के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है, तो शिंदे सरकार भी गंभीर सवालों से घिर गई है। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कल रैली में कहा था कि इस चुनाव में इस भ्रष्ट सरकार को बदलना होगा। मुंबई में 2 पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन कम से कम मुंबई को तो सुरक्षित रखें। पुलिस का क्या काम? गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो वहीं एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि आज आपको महाराष्ट्र के प्रशासन की स्थिति समझ आ जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी साफ कर दिया है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल जाती। बता दें कि विजयदशमी की रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई थी, जबकि उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी के चलते सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चीज होती है सीएम फेस का ऐलान। इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महायुति की नीति की कड़ी आलोचना की। महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं ने महायुति सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन के सीएम फेस के ऐलान को लेकर कहा कि महायुति को पहले उनके सीएम चेहरे का ऐलान करने दीजिए, उसके बाद हम भी अपने मुख्यमंत्री फेस का ऐलान करेंगे। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम के चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है और यही होगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने कहा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य की जनता का हित महत्वपूर्ण है। उद्धव ने महायुति के विज्ञापन की आलोचना करते हुए कहा कि कितने भी विज्ञापन कर लें, सरकार का असली चेहरा नहीं छुपेगा। इसके साथ ही शरद पवार ने शिंदे सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना धोखा है। इस योजना के लिए बजट और वित्तीय प्रावधान की कोई स्पष्टता नहीं है। अगर वो इस योजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए स्पष्ट और अलग प्रावधान कर सकते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब चुनाव आयोग इनकी घोषणा के लिए भी तैयार है। बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही विरोधी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। राहुल जब भी किसी दौरे पर जाते हैं उस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। अपने पिछले महाराष्ट्र दौरे पर वो दलित के घर पहुंच गए। ऐसे में इस बार वो क्या करेंगे, इसे लेकर जरूर एनडीए में टेंशन है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल दावा यह भी किया जा रहा है कि विपक्ष के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बन गई है और राहुल गांधी के दौरे के साथ ही इस पर मुहर भी लग जाएगी। यानी एमवीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान भी हो सकता है। एमवीए में शामिल दलों का कहना है कि महाराष्ट्र में एनडीए को हराने के लिए हम एकजुट हैं। वहीं एमवीए के सीएम फेस पर भी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। ऐसे में गठबंधन में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। एमवीए एकजुट है। अब इंतजार बस चुनाव की घोषणा का है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल सम्राट चौधरी पटना के 5 देश रत्न मार्ग आवास में शिफ्ट हो गए हैं। ये बंगला काफी चर्चा में रहता है। 2015 से इस बंगले में रहने वाला कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इसी के चलते सम्राट चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना। बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। मेरे लिए बिहार का विकास मायने रखता है। तो वहीं अब सवाल उठ रहा है कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर सम्राट चौधरी क्या बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो आगे क्या करना चाहते हैं।
क्या वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगे या कुछ और जिम्मेदारी संभालेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनने की बात कहकर सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर होगी। तो एनडीए की मुश्किलें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह ने रेल हादसों पर कहा, रेल हादसे का क्या है, ट्रेन एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। उनके इस बयान को एनडीए सरकार पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि मोदी सरकार पहले से ही रेल हादसों पर घिरी हुई है, तो वहीं अब उसके केंद्रीय मंत्री भी तंज कसकर उसे फंसा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना जितना मुश्किल था, उससे भी ज्यादा मुश्किल अब सरकार का गठन हो गया है। पार्टी में सीएम पद को लेकर एक के बाद एक दावेदारी सामने आ रही है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से तो सीएम नायब सिंह सैनी का नाम तय कर दिया गया, लेकिन पार्टी के दूसरे दिग्गजों ने भी सीएम पद पर दावा ठोक दिया। सबसे पहले नाम राव इंद्रजीत सिंह का सामने आया। नतीजों के अगले ही दिन उनका बयान सामने आया कि सीएम तो दक्षिण हरियाणा से ही होना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान एक्शन में आई और अचानक ही अब केंद्रीय मंत्री के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने इन सभी खबरों को तथ्यहीन बता दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारी 9 विधायकों से मुलाकात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हमें बगावती बताया जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हाईकमान के साथ उनकी बातचीत हो गई। लेकिन पार्टी की मुश्किलें यहां खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अगला नाम अनिल विज का है, जिन्हें पिछली बार भी सीएम पद नहीं दिया गया था, जिस पर वो खासे नाराज नजर आए। और अब की बार तो उन्होंने नतीजों से पहले ही बोल दिया था कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। ऐसे में इस बार अनिल विज को मनाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे खबर यह भी आ रही है कि 16 अक्टूबर को बीजेपी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। हालांकि हाईकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार भी नायब सिंह सैनी ही सीएम। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। यहां केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी महराज मलिक को चुनने के लिए जनता का आभार जताया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों ने इतिहास रचा है, आपने एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी स्कूल अस्पताल बनाने की राजनीति करती है, मुफ्त बिजली और इलाज देने की राजनीति करती है। आप एक पार्टी बता दो जिसने आपसे आकर कहा हो कि हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे। इस दौरान केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब्दुल्ला महराज को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे और अगर सरकार चलाने में उमर अब्दुल्ला को कोई दिक्कत पेश आए तो वो मेरे यानी केजरीवाल से सलाह ले सकते हैं। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन उन्होंने वहां स्कूल अस्पताल नहीं बनाए, मुफ्त बिजली नहीं दी। लेकिन जब केजरीवाल ये सब देता है तो कहते हैं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में खाता खुलवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी कुल 5 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है, जिसे देखते हुए पार्टी प्रमुख के हौसले अब बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार में नेता पुत्रों के अंदर से कानून का डर बिल्कुल गायब हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एमपी के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल का पुलिस से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रबल पटेल बिना नंबर की कार चला रहा था। इस दौरान उसकी गाड़ी एक डॉक्टर की गाड़ी से टकरा गई। हंगामा होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। इस दौरान प्रबल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान प्रबल ने सत्ता की धौंस दिखाते हुए पुलिस वालों को कहा कि जानते हो ना, पापा मंत्री हैं। बता दें कि इससे मिलती जुलती एक और खबर सामने आई है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत का पोता विशाल गहलोत महिला एएसआई से भिड़ गया। इस दौरान उसने घटना का वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। बता दें कि एमपी में बीते 4 दिनों में नेताओं के परिजनों की पुलिस से भिड़ने की यह तीसरी घटना है। इससे साफ है कि बीजेपी के राज में नेताओं के बेटों में कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया है।